गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को फिर से स्वागत है ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग +2 का यानी इंटर बिहार बोर्ड का भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल का है। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है चैप्टर में। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या वितरण कहने का मतलब है कि जो हमारे देश या किसी क्षेत्र, राज्य या किसी भी अन्य देश का जो जनसंख्या जो निवास करती है वह उसका वितरण, यानी उसका अलग अलग स्थानों पर उसका जो वितरण है, यानी वहाँ जो उनका बसावट है किन किन आधार पर होता है। कहीं पे लोग अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं, कहीं कम जनसंख्या में निवास करते हैं। तो ये जो जनसंख्या वितरण जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आखिर क्यों कहीं अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहीं बिल्कुल नहीं पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है, आखिर ऐसा क्या है, इसकी व्यवस्था की इसी के विशेषता के बारे में हम लोग आज जो है सो पढ़ेंगे। तो चलिए, जनसंख्या वितरण का अर्थ है, जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती। वितरित का मतलब कि वहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ इतना घना आबादी क्यों है, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होती है। कहीं बहुत कम लोग यानी विरल आबादी क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कारण होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है। क्या है? बहुत असमान है। मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, इसकी जनसंख्या भी बहुत है और सभी स्थानों पर, भारत में सभी राज्यों में सभी स्थानों पर एक जैसा जनसंख्या नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या है, कुछ क्षेत्र में बिल्कुल विरल है, न के बराबर है, कुछ क्षेत्र में मध्यम जनसंख्या है, कुछ कम आबादी अधिक आबादी वाले क्षेत्र रहते हैं। अब ये जो है ये निर्भर करता है कि हमने भारत के प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी हासिल की है। हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा, 10th में भी, 9th में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, कहीं नहीं है, कहीं कम मात्रा में, कहीं अधिक मात्रा में। और इन संसाधनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भूमि यानी मृदा, जल, वन, खनिज तथा वन्यजीव इत्यादि आते हैं। इसमें संसाधन के वितरण, दोहन एवं दर की दिशा तथा विकास के कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं संसाधनों का यहाँ जो भी इसी के आधार पर जनसंख्या किसी क्षेत्र में अधिवास करती है, वह सघन होती है या विरल होती है। जैसे कुछ राज्यों के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे पहला है उच्च जनसंख्या वाले राज्य। इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये सब राज्य जो है उच्च जनसंख्या वाले हैं और इन सभी राज्यों में कुल मिलाकर के 76% जनसंख्या रहती है। मध्यम जनसंख्या वाले में देखेंगे तो इसमें आते हैं असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा। यहाँ पे मध्यम जनसंख्या वाले ये सब राज्य है। यहाँ पे अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या वाले राज्यों से यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। और तीसरा है कम जनसंख्या वाले और जनजातीय क्षेत्र, जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सभी पूर्वोत्तर राज्य, उसमें असम को छोड़ करके, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली तो राजधानी है तो स्वाभाविक है वहाँ पे जनसंख्या बहुत सघन होती है,
सघन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। तो ये तीन तीन कैटेगरी में बांटा गया है भारत के सभी राज्यों को। एक है उच्च जनसंख्या वाले, एक है मध्यम जनसंख्या वाले, एक है कम जनसंख्या वाले। अब है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले थोड़ा हम मैप पर हम लोग भी देख ले थोड़ा। जैसे ये जो गहरा लाइन है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। जैसे गहरा लाइन में आ गया, जैसे देख ली यूपी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद उससे कम है यहाँ पे 100 से 150 मिलियन, 100 से 150 मिलियन है। इसमें आते हैं अब बिहार, महाराष्ट्र, ये सब, बंगाल, ये सब स्टेट आते हैं। उसके बाद है 50 से 100 मिलियन वाले, इसमें आते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद है राजस्थान, गुजरात, ये सब। इस तरह से सबसे कम जो विरल जनसंख्या वाले स्टेट है उसमें है आपको पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र राज्य है, जैसे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो है पूर्वोत्तर के राज्य है जहाँ पे बहुत ही विरल आबादी पाई जाती है। उसके बाद लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, और कुछ भाग जम्मू कश्मीर का भी है जहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। मैप की सहायता से भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में बहुत सारे कारक हैं। अब इस एक एक करके इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कहने का मतलब है कि हमारे देश का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी वो बहुत ही विषमता पाई जाती है भौगोलिक स्थिति में। कहीं उच्च उपजाऊ भूमि है, मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं जंगल है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बेकार बंजर पड़ा हुआ भूमि है। इस तरह से बहुत ही विषमता पाई जाती है हमारे देश में भौगोलिक स्थिति में। उसमें पहला कारक देखते हैं जल की उपलब्धता। यानी हमारे देश में एक ही समय में किसी क्षेत्र में सूखा रहता है, कहीं बाढ़ होती है, कहीं अग्निकांड हो जाती है। इस तरह से बहुत ही विषम परिस्थिति है हमारे देश में भौगोलिक स्थिति में। जल की उपलब्धता जनसंख्या को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में जल अधिक पाई जाती है वहाँ पे स्वाभाविक है, वहाँ पे कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों का विस्तार एवं जो भी जनसंख्या को पूर्ति के लिए जो साधन संसाधन चाहिए होते हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होती है। इसलिए वहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, और इसके अलावा जल जो है, अगर जल क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ व्यापार और परिवहन में भी बहुत यह सहायता करती है, जिसके कारण यहाँ यातायात का भी विकास होता है, दूसरे देशों से आयात निर्यात होता है। तो वहाँ भी यह कारण है कि जनसंख्या को ये आकर्षित करती है। जैसे अगर अपने स्टेट में जितने भी तटीय क्षेत्र है जहाँ से आयात निर्यात होती है, जैसे मुंबई, कोलकाता, जो भी है, बेंगलोर, तमिलनाडु का चेन्नई है, विशाखापत्तनम वगैरह, उड़ीसा, केरला, जो भी है, गुजरात है, सब तटीय क्षेत्र है। वहाँ पे आयात निर्यात दूसरे देशों से होती है। तो वहाँ पे जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में इन कारण से भी अधिक पाई जाती है। जहाँ पे जिस क्षेत्र में जल की अधिकता है वहाँ पे कृषि कार्य अच्छे से होती है, जिससे फसल उत्पादन अच्छे होते हैं, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके साथ साथ पशुपालन भी अच्छा होता है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग धंधे अच्छे से वहाँ पे फलीभूत होते हैं। इसी कारण वहाँ पे जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
क्योंकि जल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति का मतलब है कि जैसे कहीं पे समतल भूमि है, उपजाऊ मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मरुस्थल है, कहीं जंगल है। इस तरह से जहाँ पे मानव को आकर्षित करती है कि जहाँ पे उसे रहने जीने लायक सभी संसाधन, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी बुनियादी ज़रूरत है वह पूर्ति जिस स्थान पर होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है मानव बस्तियाँ और मानव जनसंख्या अधिक होगी। तो इस तरह से अगर हम गंगा के मैदान देखते, उत्तर भारत का जो हमारा गंगा का मैदान है, विशाल मैदान है, जिसमें बिहार, यूपी, बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद जो है कुछ दिल्ली क्षेत्र का जो आता है, जो एक पट्टी है मैदान, गंगा का मैदान, वहाँ पे कुछ बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो साधन, जो मानव का जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन से लेकर के भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी है मूलभूत जो आवश्यकता है यहाँ आसानी से पूर्ति होती है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, यानी भू आकृति। उसके बाद देख ले पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो वहाँ पे घने पेड़ हैं, ऊंचे पेड़, पठार, पर्वत है, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। वहाँ का जो भू आकृति है वह मानव के बसने में उतना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। लेह लद्दाख जाएंगे तो वहाँ का जो भू आकृति है वो, एक तो लेह लद्दाख बहुत काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे हमेशा शीत यानी ठंड रहता है, माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ से ढकी रहती है। वहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन एवं अन्य कार्य में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। इसी तरह अगर हम राजस्थान की ओर जाएंगे तो वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे भी यातायात का साधन एवं और जो भी कृषि कार्य है, उद्योग धंधे हैं, ये सब वहाँ पे कम विकास हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो ये सब कारण है। चलिए, 2 कारण हो गए। तीसरा देखते हैं जलवायु। जलवायु भी बहुत बड़ा कारक है जनसंख्या को आकर्षित करने में। जलवायु यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो सालों भर का जो मौसम है उसका जो औसत होता है उसी को हम जलवायु बोलते हैं। जलवायु का बहुत खासा प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर, यानी वहाँ के मानव जो रहते हैं उन पर, उनके स्वास्थ्य पर। अगर कश्मीर की तरफ देखें, उत्तर भारत में देखें तो वहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है। वहाँ पे कश्मीर देखें तो वहाँ पे क्या रहता है, ठंड का मौसम। यहाँ पे कैसा जलवायु रहता है, शुष्क, ठंड और शुष्क रहता है। उसके बाद अगर उत्तर भारत के बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य देखें तो यहाँ पे ठंड के मौसम में ठंड पड़ती है, गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद कोस्टल एरिया देखें, यानी तटीय क्षेत्र देखें, ये जो हमारे देश का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ सालों भर एक समान मौसम रहता है, ठंड में भी गर्मी में भी एक समान मौसम रहता है। तो यहाँ का जलवायु सबसे अधिक अनुकूल होती है जनसंख्या को आकर्षित करने के लिए, इसलिए यहाँ तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और कश्मीर है, लेह लद्दाख है, जहाँ पे शुष्क और अत्यधिक शीत पड़ती है, ठंड पड़ती है, वहाँ पे जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। और जहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, जहाँ पे मानसून हमेशा सक्रिय रहता है, तो वहाँ पे वर्षा के कारण वहाँ पे कृषि
और पशुपालन में सहायता होती है, उससे वहाँ पे कृषि के कारण भोजन की उपलब्धता और अन्य जो सुविधा है वहाँ पे आसानी से प्राप्त होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और अगर राजस्थान की तरफ जाए, लेह लद्दाख की तरफ जाए, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम, न के बराबर होती है, होती भी तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो वहाँ पे ये कृषि और अन्य कार्यों के लिए वहाँ पे पानी की बहुत ही किल्लत हो जाती है, पानी सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वहाँ पे सुविधाओं का अभाव हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। उसके बाद है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। हम लोगों ने देखा है कि मिट्टी, कहीं का मिट्टी उपजाऊ है, कहीं का मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कहीं का मिट्टी जैसे बिल्कुल बंजर है, कहीं मिट्टी है ही न, पर्वत पठार है, जंगल है, कहीं बालू है, मरुस्थल रेगिस्तान है। तो ये भी बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि मिट्टी से ही कृषि होगी और कृषि से ही हमें भोजन की प्राप्ति होगी, और बिना भोजन के लोग कहीं रह नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे मृदा यानी मिट्टी जो है समतल है, उपजाऊ है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तर का जो विशाल मैदान है, जो गंगा का पेटी है, यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल का कुछ पार्ट और उधर उत्तराखंड का, इधर जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे भोजन की आवश्यकता आसानी से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, पशुपालन भी होती है, इसके साथ साथ अनेक उद्योग धंधे भी विकसित होते हैं, आधारभूत संरचना भी अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान की तरफ जाएंगे तो उधर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे कृषि कार्य अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ मरुस्थल है, बालू है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है, पठार है, वहाँ पे भी सभी फसलों का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ भी उत्तर भारत की अपेक्षा जनसंख्या कम पाई जाती है। और बहुत सारे क्षेत्र है जो दलदली भी है, पथरीली है, तो वहाँ कृषि कार्य करना बहुत ही कठिन होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अब देखते हैं आर्थिक कारण में खनिज। खनिज में क्या क्या आता है? खनिज की बात करें, खनिज की अगर बात करें तो खनिज में आता है जैसे हो गया लोहा, तांबा, यानी धातु में आ गया ये सब। उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये सब है। इसके अलावा बहुत सारा है, जैसे कि गोल्ड देख लिए, सोना हो गया, उसके बाद यूरेनियम हो गया, टीना, बहुत सारा है, धातु अधातु भी बहुत सारे खनिज हैं। उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम है। ये भी आर्थिक कारण में खनिज बहुत ही बड़ा रोल निभाता है जनसंख्या को आकर्षित करने में। जैसे अगर झारखंड की बात करें, टाटानगर, जमशेदपुर जो है, धनबाद हो गया, उसके बाद रानीगंज है, ये सब खनिजों से भरा हुआ है, संसाधन से भरा हुआ है। तो वहाँ पे खनिजों के दोहन के लिए वहाँ पे जो मानवीय संसाधन का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे लोग रोजगार के तलाश के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आकर्षित होते हैं, वहाँ पे जा कर के बसते हैं और जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे माल के रूप में, तो वहाँ पे उद्योग धंधों का भी अधिक से अधिक विकास होता है। उद्योग धंधों के विकास होने से वहाँ पे लोग जो है रोजी रोजगार के लिए आकर्षित होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, बिजली का अधिक विकास होता है, और उसी के क्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य का भी विकास हो जाता है।
इससे यहाँ जनसंख्या को आकर्षित करती है और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। जैसे जैसे झारखंड का जो अभी क्षेत्र बताए हैं टाटानगर, वो लौह, वहाँ पे लौह उद्योग है, या लोहा का वहाँ पे खान है और उससे स्टील बनता है। लोहा का जो भी आइटम है वहाँ पे बनता है, टाटा कंपनी का है। इसी प्रकार उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उसका महाराष्ट्र है, उसके बाद असम है। ये सब खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या को आकर्षित करती है। उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब हुआ कि वह क्षेत्र जहाँ पे लोग गाँव से आकर के अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ पे अस्थायी या अस्थायी रूप से वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, और वह धीरे धीरे वहाँ पे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते वहाँ पे काफ़ी सघन जनसंख्या हो जाती है। जैसे नगरीकरण में मुख्य तौर पर लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आकर्षित होते हैं। वहाँ पे नगर का विकास होता है, वहाँ पे सारे आधारभूत संरचना का विकास होता है, रोड, सड़क, बिजली और जो भी है उस सब यहाँ पे सुविधा यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, और लोग वहाँ पे गांव से भी आकर के नगर में जाकर के नगर के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, और वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा है औद्योगिकरण। जिस क्षेत्र में उद्योग धंधों का अधिक विकास होता है, जिस क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास अधिक होता है, उसका स्थापना होती है। जैसे कि अभी बोले हैं टाटानगर जमशेदपुर है, जब से वहाँ उद्योग का स्थापना हुआ है स्टील प्लांट टाटा कंपनी के द्वारा, तब से वह एक शहर का रूप ले लिया है। पहले वह जंगल वीरान था। जब से वहाँ पे टाटा कंपनी गई है, अपना इंडस्ट्री शुरू की है, तब से जब अपना प्लांट लगाई है, तब से वह जो जगह है वह आज टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ पर एक शहर बस गई है, बहुत ही सुव्यवस्थित शहर, अच्छा है बहुत ही। तो औद्योगिकरण जो है जनसंख्या के वृद्धि में बहुत ही सहायक होती है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि लोग रोजी रोजगार के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे रह बस जाते हैं, और फिर वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें है सामाजिक धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में है कि ये जनसंख्या को, धार्मिक महत्व भी जनसंख्या को बढ़ाती है। कुछ धार्मिक मान्यता है कि हम धार्मिक और सामाजिक मान्यता भी है कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक काम कमाने वाले होंगे, अधिक आमदनी होगी। इस सोच से भी लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं। और कुछ जो धार्मिक लोग हैं, कुछ विशेष धर्म के लोग हैं, जो परिवार नियोजन एवं अन्य जो जनसंख्या नियंत्रण के जो भी उपाय है उनको वो नहीं मानते हैं, वैसा वो नहीं करना चाहते हैं, कि वो उनको लगता है कि हमारे धर्म के खिलाफ है। तो इस कारण भी जो रूढ़िवादी सोच है धर्म के आड़ में, वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या को बढ़ाती है। उसके बाद है अशांति। जहाँ पे अशांति होगी वहाँ पे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे जनसंख्या घट जाएगी। जैसे अगर छोटा सा उदाहरण ले, जिस क्षेत्र में अगर कोई विद्रोह हो गया है या आपसी कलह है गांव में या उस शहर में, हमेशा शोर शराबा या लड़ाई झगड़े या कुछ भी ऐसा अशांति रहती फैली होती है किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी देश में, तो लोग वहाँ से पलायन करना शुरू करते हैं, मतलब वहाँ से चले जाना पसंद करते हैं। और इस क्रम में वहाँ जो भी जनसंख्या पहले थी वह धीरे धीरे पलायन करके जनसंख्या कम जाती है, और वहाँ पे जनसंख्या
विरल हो जाती है। तो ये अशांति जो है जनसंख्या को डाउन करती है, डिक्रीज कर देती है, कमी लाती है। उसके बाद है खराब सामाजिक वातावरण। खराब सामाजिक वातावरण भी ये भी जो है एक सामाजिक कलह है। जैसे हमारे समाज में, हमारे गांव या मोहल्ला में अगर इस तरह का वातावरण है, अच्छा वहाँ का माहौल नहीं है, तो वहाँ अच्छे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो बैड इम्पैक्ट है, खराब जो इस प्रभाव है उनके बच्चे या उनके खुद पर पड़ता है। इसलिए वो वहाँ से चले जाना पसंद करते हैं। इस तरह से वहाँ जनसंख्या में गिरावट आती है। राजनीतिक कारण एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर किसी राज्य में या देश में राजनीतिक कारण, इसमें दो बात है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, या पाकिस्तान में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। वहाँ का जो पावर है वह सेना के हाथ में चली गई थी, यानी वहाँ पे यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वह कम पड़ गई थी और शासन सत्ता जो है वहाँ के सेना में चली गई थी। तो राजनीतिक अस्थिरता है, उस देश का जो कानून व्यवस्था है वह चरमरा जाती है। तो वहाँ पे लोग, वहाँ के जो नागरिक होते हैं वह व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यह लंबे समय तक चलती रही तो वहाँ के जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं किसी भी देश का हो, तो वो वहाँ से पलायन करना पसंद करते हैं, यानी वहाँ रहना पसंद नहीं करते। इस कारण उस क्षेत्र या देश की जो आबादी है वह दिन पर दिन घटते चली जाती है। खराब कानूनी व्यवस्था। अगर किसी देश या क्षेत्र का कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ का रूल्स लॉ फेवरेबल नहीं है वहाँ के जनता के, तो जो मजबूर है, जो सक्षम नहीं हो, तो बेचारे किसी तरह वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं वह उस क्षेत्र को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगर कानून व्यवस्था में देखें तो सऊदी में कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट है, बहुत ही मतलब यहाँ पे टफ है, मतलब बहुत ही कड़ा कानूनी व्यवस्था है। और सोमालिया जैसे अफ्रीकन देश है, वहाँ देखें तो वहाँ कानून व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो जीवन है अच्छा नहीं रहता, इसलिए वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या वहाँ से घटती चली जाती है। तो ये सब कारण है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है, या तो जनसंख्या को बढ़ाती है या जनसंख्या को कम करती है। अब देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण। अभी हम लोग देखे थे, इससे पहले कौन कौन कारक देखे थे कि भौगोलिक कारण देखे, उसके बाद देखे आर्थिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। उसके बाद अब देख पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण। अब क्या देखेंगे? भौतिक कारण। भौतिक कारण में क्या है, कुछ हम लोग पढ़ भी लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा है, जैसे कि उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कि वहाँ के भूमि का बनावट का मतलब है कि वहाँ का जो भूमि है वह समतल है, ऊंच नीच है, पर्वतीय है, दलदली है, पथरीली है, पठारी है, मरुस्थलीय है, प्लेन है, कैसा है, इसके आधार पर उच्चावच का मतलब यह हुआ, यानी वहाँ के भूमि का बनावट। तो जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होती है, हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है। इसमें मैदान, जैसे हमारा जो गंगा पेटी है, उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा का जो पेटी है, वहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद है पर्वतीय, पठारी या घने वर्षा भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है।
जैसे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में दक्षिण का पठारी भाग आ जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत का उत्तर पूर्वी भारत के स्टेट आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो उधर पूर्वोत्तर राज्य है जैसे मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये सब जो है पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है और जहाँ पे घने वर्षा है। जैसे सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय का मानसीरम जो चेरापूंजी में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो वहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ के जो जीवन यापन है वहाँ पे थोड़ा विषम स्थिति में चली जाती है, यानी सुविधाजनक नहीं होती है। बहुत सारे असुविधा भी होती है। तो अत्यधिक वर्षा भी जनसंख्या को कम केंद्रित करती है। जैसे हम लोग देखा ना कि उत्तर का घना बसा है, जैसे उत्तरी भारत में जो मैदान है अधिक जनसंख्या है। तो जहाँ पे मैदान है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, समतल मैदान है। और पर्वतीय और पठारी भागों में जनसंख्या कम पाई जाती है। के बाद है जमीन का बनावट यानी उच्चावच देख लिए। अब है जलवायु के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि जलवायु जो है जनसंख्या को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे थार मरुस्थल गर्म जलवायु। थार मरुस्थल कहाँ है, ये जीके का भी क्वेश्चन है। थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। तो वहाँ जो है मरुस्थल होने के कारण वहाँ पे जलवायु बहुत गर्म है, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है अत्यधिक गर्म जलवायु के कारण। इसी प्रकार पठारी हिमालय के क्षेत्र जो है बहुत ही अधिक ठंड है, तो वहाँ भी अपेक्षाकृत वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। चलिए जलवायु देख लिए। अब है मृदा यानी मिट्टी। इसके बारे में पढ़े हैं अभी तुरंत कि मिट्टी अगर अत्यधिक उपजाऊ है, समतल है, प्लेन है, कृषि योग्य है, पशुपालन योग्य है एवं अन्य आधारभूत संरचना को विकसित करने योग्य है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जहाँ पे मृदा अनुपजाऊ है, पथरीली है, बंजर है, तो वहाँ पे कृषि कार्य अच्छे से नहीं हो पाती है, पशुपालन अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। चलिए अब जल की उपलब्धता है, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ जल की उपलब्धता अच्छी होती है वहाँ पे कृषि कार्य और पशुपालन एवं अन्य उद्योग धंधे अच्छे से विकसित होते हैं। इस कारण वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या वहाँ पे आकर्षित होती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ पे जल की कमी है वहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन एवं अन्य उद्योग धंधों का विकास सही से नहीं हो पाती है, जिसके कारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो किसी विशेष क्षेत्र में जो जितनी जनसंख्या पाई जाती है रहती है, उस जनसंख्या में यदि उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से अगर भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वह क्या निकल के आएगा, जनसंख्या घनत्व निकल के आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व क्या है देखते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व की माप, जनसंख्या घनत्व के माप करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र का आबादी जो है
किसी क्षेत्र का आबादी यानी जनसंख्या मान लेते हैं कि 5,000 है, कितना है? 5,000। और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वह 1,000 मान लीजिए किलोमीटर स्क्वायर है, या 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 10 किलोमीटर स्क्वायर है। आबादी कितना ले लिया किसी क्षेत्र का? 5,000। और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 10 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 10 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व होगा, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है, अभी बोले हैं कुल आबादी यानी कुल जनसंख्या को डिवाइड दे दे यदि कुल क्षेत्रफल से, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उससे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व। जैसे कुल जनसंख्या हो गया, कुल जनसंख्या 5,000 है और उसका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है वह 10 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये 0 से 0 कट गया, बच गया 500। कितना बच गया? 500। ये हो गया 500 लोग, 500 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये जनसंख्या घनत्व निकल के आ गया। ठीक है, जैसे इतना तो लोग हो गया, यूनिट इसका किलोमीटर स्क्वायर था, तो बच गया 500 लोग और बच गया किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो, इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व हुआ कितना हो गया? 500 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है निकालना समझ गए हैं। चलिए इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखते हैं कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार राज्य का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार राज्य का है, अब हो गया है, पहले नहीं था, अब हो गया है। अगर भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में देखो तो दिल्ली राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है अभी सबसे अधिक है। पिछले दशक में बंगाल पहले स्थान पर था, अब उसको बिहार जो है उसको धकेल करके पीछे कर दिया और अपने खुद 1 नंबर पर आ गया है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे जनगणना जब पढ़ाएंगे। चलिए, आ ही गया है भारत में जनसंख्या घनत्व। अब हम अभी जनरली पढ़ रहे थे कि जनसंख्या को कैसे कैसे प्रभावित करती है, कि कहीं अधिक जनसंख्या कहीं कम जनसंख्या है। अब पढ़ेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में, कि ये जनसंख्या को किस तरह से प्रभावित करती है। चलिए अब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। 2011 का जनगणना का यहाँ जिक्र किया गया है। अभी 2021 में भी जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर हो सके तो आगे भविष्य में 1-2 साल में या 26 में ही हो सके तो फिर से सेंसस हो, यानी जनगणना होगी। अभी हम लोग 2011 का कोई बेस मान करके पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का, याद रखना है, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अगर पूरे भूभाग को एक एवरेज निकाला है, जैसे कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब समझते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर चले ऊपर और 1 किलोमीटर चले दाहिने साइड, और ये दोनों, ये भी 1 किलोमीटर चले और ये भी 1 किलोमीटर चले। अब हमको पता है इसका पॉपुलेशन लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं तो ये जो आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये जो क्षेत्र बन गया, ये जो क्षेत्र हुआ, यह 1 किलोमीटर वर्ग, 1 किलोमीटर वर्ग हो गया, 1 किलोमीटर वर्ग हो गया। तो इसमें जो है, अगर भारत की बात करें तो इसमें कितना जनसंख्या रहती है प्रति वर्ग किलोमीटर में? 382। इतना व्यक्ति रहते हैं इस क्षेत्र में। तो ये हो गया भारत का जनसंख्या का घनत्व, याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इंटर एग्ज़ाम से लेकर के जो भी आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम होगी या हो रही है, उसमें ये कई बार पूछा है, अब फिर आगे भी पूछेगा इससे ये क्वेश्चन। चलिए आगे है, राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमता पाई जाती है। स्वाभाविक है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि वहाँ जलवायु में विभिन्नता होती है, वहाँ उसके बाद जलवायु के बाद वहाँ के भूमि में विषमता पाई जाती है, उद्योग धंधों में विषमता पाई जाती है। इसके कारण वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है, जिसमें बिहार अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखे तो अपना जो बिहार है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, बहुत घना आबादी है बिहार में। उसके बाद अगर सबसे कम देखे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 लोग ही रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम, क्योंकि वह बहुत ही पर्वतीय जंगली क्षेत्र है, ऊंचे स्थानों पर बहुत ही हाइट पे है। वहाँ पे मानव के लिए सारी सुविधाओं का उपलब्ध होना उतना ज़्यादा सुगम नहीं है, बहुत ही कठिन है जीवन वहाँ का, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। जबकि बिहार गंगा पेटी के मैदान में बसा एक राज्य है जो हर संसाधन और सुविधाओं से पूर्ण है। खेती पशुपालन से लेकर के उद्योग धंधा आधारभूत संरचना यहाँ पे अच्छी पाई जाती है, तो यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे अधिक रहती है, जनसंख्या को आकर्षित करती है। चलिए, तो यहाँ पे 2 बात हो गई, 3 बात। पहले भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। देखिए कहाँ 17 आदमी और कहाँ पे 1106 व्यक्ति, कितना अंतर है। बिहार बहुत ही घना आबादी वाला राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो इसमें दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 11,320। अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अब बिहार स्टेट है यानी प्रदेश है, यानी बिहार राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा घना आबादी बिहार का और सबसे कम घना आबादी अरुणाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक घना आबादी दिल्ली और सबसे कम घना आबादी तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मात्र 46 व्यक्ति ही वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब अगला देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत जो है वह दक्षिण भारत के स्टेट आते हैं, उसमें
केवल जो है केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। यानी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है सो केरल स्टेट है। कौन है? केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाई जाती है। किस कारण से? तो पर्यावरण की विपरीत दशा के कारण। उत्तर यानी उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत का जो स्टेट है वहाँ जो स्टेट बसा है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाई जाती है, जबकि मध्य भारत, मध्य प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्जे का जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि मध्य भारत में आ गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद कुछ कर्नाटक का भाग हो गया, कुछ महाराष्ट्र का भाग हो गया। इसमें जनसंख्या मध्यम पाई जाती है, ना कम पाई जाती है ना अधिक पाई जाती है, यानी वहाँ पे मध्यम दर्जे का जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी होना। सबसे पहले एक चार्ट देखते हैं, एक डाटा हमारे पास 1901 से भारत की जनसंख्या की वृद्धि को हर दशक में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए 1901 ईस्वी में भारत का जनसंख्या, यहाँ देखिए करोड़ में दिया है, यानी 24 करोड़ थी। 1901 में भारत की जनसंख्या 24 करोड़। उसके ठीक 10 साल बाद यानी एक दशक बाद भारत की जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया? 25 करोड़। कितना हो गया? 25 करोड़। यानी 10 साल में कितना का वृद्धि हो गया? 1 करोड़ का वृद्धि हुआ। फिर 10 साल बाद देखें 1921 में तो जनसंख्या जो है स्थिर रही, यानी जनसंख्या बराबर रहा, न घटा न बढ़ा। मतलब जनसंख्या में न तो वृद्धि हुई न कमी हुई। अगला 1931 में देखें, अगले 10 वर्ष में तो यहाँ पे जनसंख्या में फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी फिर 25 करोड़ से 28 करोड़ हो गया। फिर 41 में देख रहे हैं 32 हो रहा है, फिर ग्रोथ किया। 51 में देखें तो फिर से 36 हो गया, यानी 4 करोड़ का बढ़ोतरी। बाद 61 में आज़ादी के बाद आते हैं 51 से, तो वहाँ पे जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए 36, 44, 55, 68, 84, 103, 121। देखिए ये जो है जनसंख्या में एकदम बूम कर गया है। आज़ादी के बाद भारत में कृषि का विकास हुआ, कल कारखानों का विकास हुआ, रोजी रोजगार बढ़ा, एजुकेशन यानी शिक्षा पर सरकार द्वारा खर्च किया गया, शिक्षा को अच्छा बनाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, जिसके कारण जन्म दर में बढ़ोतरी हुई और मृत्यु दर में कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या जो है प्रत्येक दशक में लगातार काफ़ी बढ़ता गया। एक ही बार देखे, एक के बाद 11 करोड़ बढ़ गया, फिर से 13 करोड़ बढ़ा। ऐसे करके लगातार जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास संसाधन है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, फिर भी अभी सुधार की ज़रूरत है। तो इन सभी कारकों के कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही। अब 2011 की देखें हमारे देश की जनसंख्या, 2011 जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ से अधिक हो गई है। और अभी 2021 में जो सस्पेंड कर दिया गया है कोरोना के कारण, अगर 21 में अगर जनगणना हो चुका होता तो एक अंदाज है, एक अनुमान था कि ये लगभग 140 135 के आसपास ये चल जाता। खैर ये तो अब 1-2 साल में जनसंख्या जनगणना होगी तो उससे पता चल जाएगा वास्तव में। चलिए, जनसंख्या वृद्धि, उस किसी क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ने को कहा जाता है। देखते हैं पूरे दुनिया में
मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ की दर से बढ़ रही है। यानी प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व की जनसंख्या में 8.3 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। यानी इसका जो बढ़ने का जो ग्रोथ है, दर है, वह 1.1% है, जो प्रत्येक साल बढ़ रही है। वर्ष कुछ पीछे का जिक्र है कि वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। कब? 1800 में, यानी लगभग 225 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र कितना थी? 1 अरब थी, जो 2017 तक बढ़ करके 7.6 अरब हो गई है। आगे भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2030 के बाद 2030 के मध्य तक ये आबादी 7.6 अरब से बढ़कर 8.6 अरब हो जाएगी और आगे अनुमान है कि 2050 तक 9.8 अरब तक हो जाएगी और 2100 तक इसकी आबादी 11.2 अरब हो सकती है। ये अनुमान है, ऐसा गेस किया गया है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को क्या करता है? व्यक्त करता है। वास्तविक वृद्धि, यहाँ एक टर्म है वास्तविक वृद्धि। इसमें मुख्य रूप से हम जो है दर, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीन आयाम पर बात करते हैं। एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास। तीनों जो है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को गणना में इस तीनों आयाम को शामिल किया जाएगा। अगर किसी क्षेत्र का जो जन्म दर है, जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर जन्म दर स्थिर रहे और मृत्यु दर घट जाए तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जन्म दर घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो जनसंख्या घट जाएगी। अगर दोनों समान रूप से है, जितना जन्म ले रहा है उतना मृत्यु भी हो रही है, तो उस स्थिति में यदि प्रवास बढ़ जाए, यानी लोगों का पलायन बढ़ जाए रोजी रोजगार के लिए या किसी कारण से, बहुत सारे कारक हमने देखा है जनसंख्या को प्रभावित करने में, यदि किसी कारण से लोग अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र या राज्यों में चले जाए तो जहाँ से जाएंगे वहाँ की जनसंख्या घट जाएगी, या जहाँ पे प्रवासी बनेंगे या जहाँ जाएंगे अस्थायी या अस्थायी रूप से, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये तीनों आयाम जो है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को ये प्रभावित करती है। चलिए आगे है, एक यहाँ पे दिया है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जो है, जन्म यानी जितना आदमी जन्म लिया उसमें से जितना मृत्यु हुआ उसको घटा दिया जाता है, उसमें जोड़ते हैं अप्रवास को उसमें से उत्प्रवास को घटा देते हैं। अप्रवास यानी ऐसे जाने वाले, उत्प्रवास वहाँ पे आने वाले, वो दोनों का अंतर और जन्म और मृत्यु का अंतर को जब जोड़ देते हैं तो वह उस क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या को डिनोट करती है, यानी बताती है। अब है जनसंख्या वृद्धि दर। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो वृद्धि दर का रेट हो जाता है। पर रेट का मतलब उसको प्रतिशत में बदलना, तो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। यानी उसको जैसे ही प्रतिशत में बदलेंगे, तो हम लोग प्रतिशत बदलना जानते हैं, हम लोगों में 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी को प्रतिशत में कैसे बदलना होता है, तो उसको बोला जाता है वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। अब है भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां हैं। यानी प्रवृत्तियां मतलब कब इसकी क्या क्या अवस्था है। तो 1901 से
1901 से 1921 तक हम लोग देखे हैं, अभी इसी को देखे हैं कि 1901 से 1911 तक, 1901 से 1911 तक में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। तो देखिए यहाँ 1901 में 24 करोड़ थी और 1911 में 25 करोड़ थी। तो कितना बढ़ा? 1 करोड़ बढ़ा। तो यही क्या हुआ, 1 करोड़ जो है जनसंख्या वृद्धि हो गया, 1 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हो गया। चलिए अब है, यही अवधि है, हम लोग इस सबको पढ़ लिए हैं। दूसरा अवस्था 21 से 51 में देखें, उसके बाद 51 से 81 तक, यानी यहाँ पे 30-30 वर्ष का अंतराल है। कितना वर्षों का अंतराल है? 30-30 वर्षों का अंतराल है। अब 21 से 51 तक, जिस समय भारत गुलाम था और 47 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो दोनों में हमारे देश में जो सुख सुविधा साधन है वो जरूर अंतराई होगी। तो इसके कारण जनसंख्या वृद्धि में भी अंतर आना स्वाभाविक है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। मृत्यु प्रेरित वृद्धि यानी मृत्यु के कम होने के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसलिए इस अवधि को क्या बोला गया? मृत्यु प्रेरित वृद्धि। यानी इसमें किस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी, तो जो पहले रोग के कारण छोटे छोटे बीमारी से मर जाते थे लोग, उसमें कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। तीसरी अवस्था है 51 से 81 तक, यानी अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। यानी विस्फोट का मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा जनसंख्या ग्रोथ, यानी जनसंख्या का बढ़ जाना। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में तीव्र वृद्धि हुई। यानी सारी सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में बहुत कमी आई और जन्म दर में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, जिसके कारण जनसंख्या अचानक से बढ़ गया, जिसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। चौथी अवस्था है 1981 से अभी तक, यानी 1981 से आज जो अभी तक 2025 के बात है। तो इस अवस्था में 81 से वर्तमान तक वैसे तो सभी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति, यानी एक होता है कि तेजी से बढ़ रहा है और एक स्लो, उसका एक ये होता है, तेजी से बढ़ा, शुरू में बढ़ा और आगे चल कर के वो जो है उसमें कमी आती है, उसका ग्राफ जो है सो पैरेलल हो जाती है। तो ये धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी, गए पैरेलल हुआ। इस तरह से अगर ग्राफ देखेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ से बढ़ा बढ़ते 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 ये पैरेलल हुआ, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ से ये अब ग्रोथ नहीं कर रहा, अब ये रुक गया है, यानी उसी जनसंख्या पर उतने पर स्थिर हो गया है और इस कुछ दिन स्थिर रहेगा, उसका फिर ये धीरे धीरे घटेगा, यानी पहले बढ़ा फिर स्थिर हुआ फिर घटेगा। तो यही है, मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद क्या है, इसका और कारण क्या है कि विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार, ये 2 पॉइंट, और जनसंख्या नियंत्रण के कारण उपायों ने इस वृद्धि को घटाने में मदद की। तो जनसंख्या को घटाने में ये तीनों बहुत ही, ये जो कारक है बहुत प्रभाव डालती है। जैसे विवाह की औसत आयु में वृद्धि, पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, जिसके कारण जन्म दर अधिक था, अधिक बच्चे पैदा होती थी, और
उसके बाद अभी जो है विवाह की औसत आयु में वृद्धि हो गई है कि अब तो ऐसे ही जो है विवाह का जो आयु है सरकार के द्वारा भी बढ़ा दिया गया है और लोग अपने जो है जागरूक होकर के भी अब कम उम्र में शादी करना पसंद नहीं करते हैं। तो औसत आयु जो विवाह की बढ़ गई है और स्त्रियों की शिक्षा में सुधार होने के कारण अब लड़कियां पढ़ने लिखने लगी है, अब कम उम्र में वो शादी करना नहीं चाहती और बच्चे भी कम पैदा करना चाहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों जैसे कि परिवार नियोजन हो गया और बहुत सारे इसके रोकथाम का भी उपाय है जिसके उपयोग से जनसंख्या पर नियंत्रण आई है और जनसंख्या घटाने में मदद मिली है। उसका जनसंख्या संगठन का मतलब है, इसका अर्थ है कि जनसंख्या का विशेषता, यानी जनसंख्या जो है किन किन कारणों से घटती बढ़ती है, किसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, किसी क्षेत्र में कम पाई जाती है, ये जो है जनसंख्या संगठन। जैसे जनसंख्या, एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। आयु, लिंग और व्यवसाय, जैसे मान लीजिए बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आयु के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन करेंगे कि यहाँ पे किशोरों की आयु कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है और जो युवा वर्ग है उसकी संख्या कितनी है। इस तरह से वयस्क की कितनी संख्या है, प्रौढ़ की कितनी है। तो आयु के अनुसार जनसंख्या को हम वर्गीकृत करते हैं तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। आयु हो गया। लिंग मतलब स्त्री पुरुष के बीच जो लड़का लड़की कितना है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है इस यहाँ की जनसंख्या में। उसका व्यवसाय पर देखेंगे तो कितने रोजी रोजगार में है, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, कितने सरकारी जॉब में है, कितने प्राइवेट जॉब में है। ये सब के आधार पर अगर किस जनसंख्या को अगर हम डिनोट करेंगे तो क्या कहलाएगा, जनसंख्या संगठन कहलाएगा। चलिए अब भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण में देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा गया है। पहला है भारतीय यूरोपीय, जिसको आर्य बोलते हैं, यानी ये जो है सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है भारतीय यूरोपीय यानी आर्य भाषा है। इसमें समस्त उत्तर भारत के राज्य आते हैं, जिसमें हिंदी हो गई, जिसमें कौन कौन सा भाषा हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गया, उसके बाद उर्दू हो गई। जो भी उत्तर भारत में मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है वह कौन सा भाषा है, भारतीय यूरोपीय है यानी आर्य भाषा है। उसके बाद द्रविड़ देखेंगे तो द्रविड़ में ज़्यादातर अधिकांशतः जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र आते हैं, दक्षिण भारत के राज्य आते हैं, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब भाषाएं बोली जाती है। ये दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्री की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। ये इसमें जो भील गोंड जनजाति है, भील है, जो भी जनजातीय भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक में आती है। ये उस तीसरे नंबर पर भाषा बोली जाती है। चौथे नंबर पर देखेंगे तो चीनी तिब्बत, यानी जो बॉर्डर पे है भारत चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर, उसका बर्मा जो म्यांमार के तरफ जो भी भाषा बोली जाती है वो आते हैं। ये सबसे कम है। सबसे अधिक भारत में भारत यूरोपीय यानी आर्य भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 आर्य भाषाएं बोली जाती है। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्र पूरे उत्तर भारत में है। अभी बोले हैं पूरे उत्तर भारत में, इसमें भी मुख्य भाषा कौन है, हिंदी है। कौन है, हिंदी है, हिंदी पट्टी है। द्रविड़ भाषा की बात करें तभी बोले हैं कि यह
यह जो है दक्षिण भारत का जो भी स्टेट है, प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार में जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम मुख्य भाषा है यहाँ की। उसके बाद अब देखेंगे आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से, जैसे मुख्य श्रमिक मत उन्हीं को बोलेंगे जिनको वर्ष में 183 दिन जिन्हें काम मिलता है वह मुख्य श्रमिक है। यानी वर्ष में कम से कम 183 दिन अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वह क्या है, मुख्य श्रमिक में आता है। और सीमांत श्रमिक में वो व्यक्ति आते हैं जो वर्ष में 183 से कम दिन उसको काम मिलता है। 183 दिन अगर मिल गया या उससे ज़्यादा मिल गया तो मुख्य श्रमिक है। अगर 183 दिन से कम उसको काम मिल रहा है साल भर में तो वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। और अश्रमिक यानी जो श्रम में नहीं है, जो रोजी रोजगार काम जिन्हें नहीं मिल पाता है, जो बेरोजगार है, उसे अश्रमिक बोलते हैं। अब देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है? किशोर जो है उसको परिभाषित किया गया है कि वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 10 से 19 वर्ष की आयु के है वो किशोर में गिने जाएंगे। किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है, यानी ये जो है किशोर है वही भविष्य के जनसंख्या और जो भी देश के निर्माता होते हैं वही होते हैं। तो भविष्य में उनसे आशाएं भी होती है, देश का विकास उन्नति उन पर निर्भर होती है और उनका मार्गदर्शन करना बहुत आवश्यक है। किशोर को बोला जाता है कि यह आंधी और तूफान का उम्र है और ये इनको सही गाइडेंस, रास्ते और सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो रास्ते से भटक जाते हैं और अपने मकसद से, अपने मार्ग से यानी वो भटक जाते हैं और उनका जीवन खराब हो जाती है। तो उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो किशोरों को मार्गदर्शन के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाई गई है, जिसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं को चौमुखी विकास पर बल दिया गया है। देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों के विकास करना, युवाओं के प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संबंध में उनको सशक्त बनाना, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। ये सब जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के सरकारों द्वारा यह नीति अपनाई गई है ताकि जो हमारे युवा है, जो किशोर है, उनको अच्छे से स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे। जो भी वो करना चाहते हैं जीवन में वो करे, उसमें जो है सरकार उनको सपोर्ट करेगी। इसके लिए युवा नीति लाई गई है, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में ही। बिहार भी जो है से युवा नीति लाई है बिहार सरकार। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय युवा नीति 2020 में फिर आई है, उसको संशोधित करके, जिसमें स्कूली बच्चों के जो कॉलेज में है उनको विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल कोर्स, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया गया है। अभी भारत सरकार के द्वारा भी कुछ कुशल युवा रोजगार करके एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे किशोरों को मनोबल को बढ़ाया जा सके और उनको अच्छा मार्गदर्शन कर एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में सहायता कर सके। चलिए, राष्ट्रीय युवा नीति 4 मई 2022 को खेलो इंडिया शुरू होने के 2 दिन बाद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 6 मई 2022 को राष्ट्रीय युवा नीति 2021 को सार्वजनिक पटल पर जारी किया। ठीक है, और युवा नीति तैयार जो किया गया 29 अप्रैल 2022 को इसके अंतिम रूप से देश को समर्पित कर दिया गया और इसको सार्वजनिक डोमेन में लाया गया। राष्ट्रीय युवा नीति जो लाई गई है सरकार के द्वारा, उसका क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, यानी कोई काम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, तो इसका क्या क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। तो युवाओं और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना,
चहुमुखी का मतलब होता है कि उनके जीवन का जो भी विकास के आयाम है, एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, या जो भी उनके अंदर जो क्षमता है, जो स्किल है, क्वालिटी है, उसमें जो है सो स्वास्थ्य पर हो गया, उस पे उनको सहायता करना, उस पर बल देना, उनके विकास पर, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना, ताकि देश के रचनात्मक विकास में अपना योगदान कर सके। बहुत सारे किशोर मार्गदर्शन के अभाव में वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वह एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक जिम्मेवार बनते, जो गलत रास्ते अपना करके वह देश को बर्बादी में अपना हाथ बटाने शुरू कर देते हैं। उनमें देशभक्ति, उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना, यानी देशभक्ति और भारत यानी देश के प्रति उत्तरदायी बनना, जागरूक बनना, अच्छे नागरिक बनना, उसके लिए उनको अच्छे गुणों को बढ़ावा देना और उनको मार्गदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण, यानी अभी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं कि महिलाओं को भी आर्थिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, उनको रोजी रोजगार में उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि वो भी जो है अपना देश के विकास में अपना बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, देश का विकास हो। इसके लिए बिहार सरकार भी तत्पर रहती है, बहुत सारा योजना लाते रहती है। तो जो स्त्रियों की जो प्रतिभागिता का जो कमी है, उसका क्या क्या कारण है देख लेते। पहला, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में सभी लोग, जितना भी दादा दादी से लेकर के चाचा चाची जो भी होते हैं परिवार में, सब एक ही जगह होते हैं, पिता माता सभी लोग, जहाँ पे बहुत सारे सभी लोगों का विचार अलग अलग होते हैं। तो सभी लोगों के विचार से जो है वहाँ पे चलना होता है, जहाँ पे स्त्रियों को अपने मुताबिक जो है सो शिक्षा और अन्य कार्यों में नहीं कर पाती है। उसके बाद निम्न सामाजिक व शैक्षिक स्तर। निम्न सामाजिक यानी जीवन स्तर जहाँ जिनका कम है, जीवन शैक्षिक स्तर, पढ़े लिखे नहीं है, उनका सोच अच्छा नहीं हो पाती है, तो वहाँ भी महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से वहाँ पे प्रतिभागिता में जैसे हानि होती है। बारंबार शिशु जन्म, यानी बारंबार शिशु जन्म का मतलब कि बच्चे को जन्म देना, यानी कई बच्चों को लगातार जन्म देना बारंबार जन्म में आता है, जिससे माताओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे वो अपना जो आर्थिक गतिविधि है उसमें अपना योगदान नहीं दे पाती है। उसके बाद है रोजगार के सीमित अवसर। रोजगार के सीमित अवसर के कारण महिलाओं को रोजगार मुहैया यानी रोजगार नहीं मिल पाती है। ये भी कारण है कि आर्थिक गतिविधि में महिलाओं का सहयोग जो है वो अभी बहुत ही कम है। समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियाँ। तो किशोर का जो प्रमुख चुनौती है, जो चैलेंज है समाज में, वो है सबसे पहला है निरक्षरता। निरक्षरता मतलब यानी अज्ञान, जो पढ़े लिखे नहीं है। अधिकतर किशोर वर्ग जो है निरक्षर है, यानी अभी तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, निरक्षर है, उनके ज्ञान के अभाव है, समझ नहीं है, उनको अच्छे बुरे का समझ नहीं है। तो ये जो है बहुत बड़ा चुनौती है हमारे देश के लिए अभी भी। और उसके बाद औसत दुरुपयोग। औसत दुरुपयोग का मतलब है कि अधिकतर किशोर स्कूली शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं और औषध या मदिरा पानी यानी दारू शराब जो है, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और वह समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ने के क्रम में ये हमारे देश के लिए भी ये अच्छा नहीं होता है। उसके बाद विवाह की निम्न आयु।
विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बनती है। स्वाभाविक है, कम उम्र में अगर लड़कियों की शादी हो जाती है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से वह उतना तैयार नहीं रहती है, और अर्ली एज में यानी कम उम्र में ही बच्चे भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनके जान का भी खतरा बनी रहती है, और इस कारण जो है लिंगानुपात को भी प्रभावित करती है, यानी लड़कों की संख्या अधिक हो जाती है, लड़कियों की संख्या यानी महिला की संख्या कम हो जाती है, पुरुष की संख्या अधिक हो जाती है। और समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिस कारण वे मार्ग से क्या हो जाता है, भटक जाते हैं। इसमें माता पिता और जो शिक्षक है उनका बहुत ही बड़ा रोल है, वो अपना अच्छा से अपना रोल निभाए, और अपना जो बच्चा है जो किशोरावस्था में है उन्हें बिल्कुल ही संयमित से समझाए, तब उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, उनको भटकने से रोकने के लिए उनको सहानुभूतिपूर्वक उनका सहयोग करें, उनका अच्छा मार्गदर्शन करें। उसके बाद है अन्य चुनौतियों में HIV एड्स है, किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। ये एड्स का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इससे भी जो है सो क्या हो रहा है कि उच्च मातृ मृत्यु दर इससे बढ़ी है। हालांकि इधर कुछ इसमें कमी आई है। चलिए अब भारत के आयु पिरामिड की विशेषता। आयु पिरामिड की बात करें तो ये है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड यहाँ देखेंगे उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है। ये क्या है, ये उच्च आयु वर्ग यानी अधिक आयु वाले उच्च आयु वर्ग। देखिए उच्च आयु वर्ग में क्या संकरा है, मतलब छोटा है। क्या है, छोटा है। उच्च आयु वर्ग का मतलब अधिक दिनों तक जिंदा रहने वाले। अब देखिए 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाती है। ठीक है, उसके बाद है ये है मध्यम आयु वर्ग, और यह है निम्न आयु वर्ग। निम्न आयु वर्ग। तो जो जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक कितना जनसंख्या पहुंच पाती है, तो 22%। और 60 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या जो है सो वो 12% है, और 40 से 49 वर्ष में यह 10% है। तब विभिन्न आयु वर्ग का जो प्रतिशत है भारत में अलग अलग है, और उच्च आयु वर्ग वाले जो है उनकी संख्या बहुत कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि आयु वर्ग में पिरामिड जो है, जो उच्च वर्ग के होते हैं वो छोटा होता है, मध्यम उससे थोड़ा बड़ा, और निम्न वाले सबसे अधिक होते हैं। तो भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण। भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण। पहला क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता। ये रूढ़िवादी सोच है बिल्कुल, जो बिल्कुल ही गलत है। यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को जन्म देने की प्राथमिकता, यानी लड़का को प्राथमिकता दिया जाता है और लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जागरूकता आई है लोगों में, अब थोड़ा थोड़ा इसमें बहुत हद तक सुधार हुई है, और आगे भी होने की ज़रूरत है कि लड़का लड़की दोनों को एक समान रूप से प्राथमिकता दें, चाहे एजुकेशन हो या अन्य सुविधा हो। माता पिता से गुजारिश है। चलिए दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या। इस पे जो है सरकार लीगल रूप से इसको अवैध माना है, यानी कानूनी रूप से अवैध है। कन्या भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही अल्ट्रासाउंड की मदद से पता करके ये लड़का है या लड़की, और उसकी हत्या करा देना, ये कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। इससे भी लिंग अनुपात जो है घट रहा है। कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है।
यानी कन्या शिशु की मृत्यु हो जाती बाल्यावस्था में। किस कारण से? तो कुपोषण के कारण। कुपोषण होता कैसे है? तो भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है और वो कुपोषित हो जाते हैं। पोषक तत्व की कमी के कारण बहुत सारे बीमारी से ग्रसित होकर के, और सही समय पर उन्हें इलाज और सुख सुविधा नहीं मिला तो वो अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है। इस तरह से भी भारत में लिंगानुपात जो है घट रही है। भारत में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान न दिया जाना, यानी स्वास्थ्य और पोषण पर स्त्रियों को लड़कों की अपेक्षा यानी पुरुषों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण महिलाओं की संख्या कम हो रही है। उनकी असमय मृत्यु के कारण महिलाओं की संख्या कम हो रही है, पुरुषों की संख्या जो है स्थिर है या बढ़ रही है, जिसके कारण लिंगानुपात जो है घट रहा है। लेकिन ये जो है ये जो पॉइंट अभी पढ़े हैं इसमें सुधार हो रही है। सरकार अपने स्तर से भी बहुत सारे योजना चला रही है और समाज भी जागरूक हो रही है, और आशा है कि बहुत ही आगे आने वाले समय में ये सब अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने आज ये जो पढ़ा है, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव होंगे अगले क्लास में लेकर के आएंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव इसका एक एक करके जो इम्पोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के जो जनरल कंपटीशन जो परीक्षा जो भी होती है उसमें बहुत ही काम आएगा यह इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।